प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्री पॉलिटिक्स को लेकर जमकर निशाना साधा, जिस पर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई। 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका भविष्य आज सुनहरा किया हम लोगों ने। यह काम 1947 में हो जाना चाहिए था, यह काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव की में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है, हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। देखिए, देश में मुफ्त की राजनीति पर घमासान हो रहा है और अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी ही देर पहले कहा कि वो लोगों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि बताइए, किसी को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य देना गलत है क्या? अब आइए आपको सुनाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की राजनीति पर कैसे निशाना साधा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से
देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहना है। कुछ इसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा, जिसका जवाब अब से थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूं, जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, इसमें गलत क्या है? आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था अभी तक। हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनका भविष्य आज सुनहरा किया हम लोगों ने। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयाँ, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ?
आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि कभी मेरे, उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया। सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मन को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर जवाब दे रहे थे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों से जनता को सावधान रहना चाहिए, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि मैं रेवड़ी नहीं बांट रहा हूं, मैं देश की नींव रख रहा हूं, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूं, इलाज मुफ्त में मुहैया करा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विकास की राह पर देश की रफ्तार के लिए यह तोहफा उन्होंने यूपी समेत पूरे देश को समर्पित किया। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तरक्की के राजमार्ग पर मुफ्त वाले गड्ढों को लेकर बड़ा हमला भी बोला। अब देखने, सोचने और समझने वाली बात यहां यह है कि पीएम मोदी को यह क्यों कहना पड़ा। देश में मुफ्त की राजनीति का खात्मा क्यों जरूरी है, एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री महोदय, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब माइक पर आए तो विकास के राजमार्ग पर मुफ्त की राजनीति के गड्ढों से जनता को आगाह कर गए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इस समय देश में मुफ्त की राजनीति का चेहरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी मुफ्त का चंदन घिस रही है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक राजनीति की मुफ्त वाली सेल लगी है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। अब समझिए कि मुफ्त की राजनीति के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पार्टियां मुफ्त के वादे कर सत्ता हासिल कर लेती हैं, घाटे में चल रहे राज्यों को और निचोड़ती हैं। नतीजा, जनता मूलभूत सुविधाओं से मरहूम रह जाती है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ही बात करते हैं, क्योंकि मुफ्त की राजनीति वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वही हैं। पंजाब में आप सरकार अब 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, जबकि सच ये है कि पंजाब का खजाना पूरे देश में सबसे खाली है। पंजाब के ऊपर करीब 2,73,000 करोड़ का कर्ज है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से सरकारी खजाने पर करीब 24,866 करोड़ का बोझ पड़ेगा। पंजाब में 18 से अधिक की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन योजना में सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ का है। सिर्फ इन्हीं 2 योजनाओं की सब्सिडी पर बजट का 24% चला जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार मुफ्त पानी, बिजली और महिलाओं को फ्री बस सुविधा दे रही है। इससे हर साल करीब 4,102 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक हर राज्य का मुख्यमंत्री किसी न किसी बहाने मुफ्त की राजनीति कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मुफ्त है। वहीं ST, SC, OBC महिलाओं को 1,000 रुपए और सामान्य महिलाओं को 500 रुपए महीने की योजना भी चल रही है। कन्याश्री योजना में लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जन्म से 5 साल तक 30,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। वहीं चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए की मदद दी जाती है। बात यूपी की करें तो जन्म से लेकर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में एडमिशन तक छात्राओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लड़की की शादी के लिए 51,000 खर्च करती है सरकार। निराश्रित महिला पेंशन योजना 1,000 रुपए पेंशन दिया जाता है। 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 की मदद। 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट। मुफ्त की राजनीति का चलन 80 के दशक में तेजी से बढ़ा, जब आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना के ऐलान के दम पर सत्ता हासिल की। अभी भी दक्षिण भारत में मुफ्त का चंदन कई पार्टियों के लिए राज तिलक बनता है। आंध्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक 10 से ज्यादा मुफ्त योजनाएं चल रही हैं, जिन पर सरकार सालाना करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। तेलंगाना में हर लड़की को शादी के समय 1 लाख रुपए सरकार देती है। किसानों को फसल पर मदद योजना के तहत हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मुफ्त की राजनीति से होता यह है कि जो पैसा विकास के कामों जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए, वो इधर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा घाटा भी जनता को ही होता है, क्योंकि मूलभूत ढांचा विकसित ही नहीं हो पाता। तो आज उत्तर प्रदेश को मिला है रफ्तार का तोहफा। 296 किलोमीटर के इस नए एक्सप्रेसवे से यूपी में विकास की नई धारा बह सकती है। इटावा से चित्रकूट के बीच बना ये एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। ऐसा दावा किया गया है कि 11 घंटे की दूरी अब महज 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। बुंदेलखंड तप, तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय, ये उत्तर प्रदेश का 7वां एक्सप्रेसवे है। इस परियोजना की नींव पीएम मोदी ने साल 2020 में रखी थी। चित्रकूट को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 4 लेन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। सिर्फ 28 महीने में ये बनकर तैयार हो गया। ये तय समय से 8 महीने पहले बनकर तैयार हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी के जिन 7 जिलों से होकर गुजरेगा वो हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 2 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे सफर तो आसान होगा ही, साथ ही साथ जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरने से पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड का भी काफी विकास होगा। दूसरा फायदा यह है कि सफर में समय कम लगने से ईंधन की खपत घटेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही अब यूपी देश में सबसे ज्यादा 7 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। आज से शुरू हुआ 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट को जोड़ेगा। वहीं पहले से बना 25 किलोमीटर लंबा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लोगों को राहत दे ही रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 85 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। जबकि 87 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और बागपत को जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने का रास्ता आसान करने वाला 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की अहमियत पूरे देश को पता है। वहीं 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने राजधानी लखनऊ पहुंचना आसान बना दिया है। इसके अलावा लखनऊ से यूपी के गाजीपुर तक जाने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से पूरा राज्य अब एक सूत्र में बंध गया है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। 2002 के गुजरात दंगा मामले में बनाई गई एसआईटी के अब एक नए खुलासे से राजनीति की दुनिया में एक नया भूचाल आ गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के साथ ही तीस्ता सी तलवाड़ पर उठाए सवाल और अब एसआईटी ने फिर एक बड़ा दावा कर दिया है। और दावा यह है कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार ने लाखों रुपए दिए थे। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। पैसे दिए गए। हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पहला किस्त गया है 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सी तलवाड़ को दिया। अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? और अब एक बार फिर एसआईटी के नए खुलासे के साथ कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पिछले महीने आई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तीस्ता सी तलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को गढ़ने और साजिश रचने का आरोप लगा और इन तीनों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सी तलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़ा खुलासा किया है। 15 जुलाई को तीस्ता की जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल एसआईटी की एफिडेविट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। हलफनामे में कहा गया, गुजरात की मोदी सरकार को फंसाने और गिराने की साजिश हुई। साजिश कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई। अहमद पटेल से तीस्ता सी तलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले। पैसा किसी राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया। साजिश के तहत पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुलाकात हुई। और अब इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस इसे गुजरात चुनाव के लिए नए पैंतरे बता रही है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सी तलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सी तलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सी तलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। जो आरोप हैं बीजेपी के गंभीर हैं, क्या जवाब? इनका तो हर आरोप आपको गंभीर लगता है। अरे साहब, अगर कांग्रेस पार्टी
मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री रह सकते थे? सिर्फ बदनामी करके हम रुक जाते, हम हटा देते। लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। और हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पिछले गुजरात चुनाव में जनरल दीपक कपूर से डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। फिर माफ़ी मांगनी पड़ी संसद में, फिर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों की मियाद 4 से 6 महीने होती है। जब तक वो चुनाव आते हैं ये कहानियां लाते हैं, जीतने का कोशिश करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। तो गुजरात दंगा केस में तीस्ता सी तलवार को लेकर इस वक्त चर्चा गर्म है। इस मामले पर सियासत लगातार हो रही है। आपने देखा कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर और बड़े आरोप उस एसआईटी के हलफनामे को लेकर लगाए हैं, जिसमें तीस्ता सी तलवार के पास पैसे पहुंचाए जाने की बात कही गई है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने भी हालांकि पलटवार किया और कहा कि हर गुजरात चुनाव से पहले एक नई थ्योरी लेकर आती है बीजेपी, और ये उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा इस समय देश की राजनीति में चर्चा का विषय है। नुसरत मिर्जा से मुलाकात को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के साथ नुसरत मिर्जा पाकिस्तान से जुड़े और सारे सवालों के जवाब दिए। देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के वो पत्रकार जिनके एक बयान से हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। नुसरत मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हामिद अंसारी साहब को लेकर आपने बहुत कुछ कहा, कैसे जानते हैं आप उन्हें? खुदा का देखिए बीबी, मैं सिर्फ उनसे वहाँ पर जो सेमिनार था वहाँ पर वो एक शेख हैंड के हद तक मैं इनका सदावार हूँ। इसके अलावा तो उनसे न तो वहाँ पब्लिक की कोई मीटिंग हुई, न कभी न वहाँ मीटिंग हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई सिवाय उसके सेमिनार में हम मौजूद थे। अब उस हामिद अंसारी के ये आपकी लोकल लड़ाई है, वो कांग्रेस की और बीजेपी की, उसके अंदर हामिद अंसारी लोकल लड़ाई मिर्जा साहब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके दिए हुए एक इंटरव्यू के बाद विवाद हुआ है। आपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा उसको लेकर पूरा विवाद हुआ है, जहां पर जासूसी की बात सामने आई थी कि आप भारत आए और आपने आईएसआई को फिर वापस जाकर इनपुट दिया, उसको लेकर हामिद अंसारी पर आरोप लगने लगे। फिर गलत कह रहे हैं बात आप में, उसको आपने पूरी तरह नहीं देखा। मैंने जो डॉक्यूमेंट की बात अलग है। अच्छा, पहले तो ये बात तय कर लें कि मैं जाकर खुर्शीद कुसूरी वजीर खारजा से मिला। तो खुर्शीद कुसूरी जो वजीर खारजा थे वो 2008 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा थे। ये जो हामिद अंसारी वाला जो सेमिनार हुआ है ये 2009 में हुआ है। तो उस वक्त खुर्शीद कुसूरी नहीं थे फॉरेन मिनिस्टर। तो फिर उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो मैं उनको फिर जाकर क्या चीज़ दे सकता हूँ? एक तो ये बात होगी। ये तो यहाँ से कट हो गया कि हामिद अंसारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। समथिंग मैंने जो चीज़ है वो उससे पहले की बात 2005 में मुझे दावत दी गई थी चंडीगढ़ में। जो आदमी सलमान हैदर और एक साहब और थे जो के CRRID के सरबराह थे, वो जनरल मिर्जा असलम बेग की जो फ्रेंड जो थिंक टैंक था उसमें वो लोग आए। आप भारत किसके बुलावे पर आए मिर्जा साहब? एक मिनट ठहर जाइए, पहले बात उसको समझ लें आप। उसके बाद में उनके वहाँ पर इनसे मेरी सलाम दुआ हो गई, कार्ड एक्सचेंज हो गया, तो उन्होंने मुझे दावत दे दी जो कि CRID के हेड थे, और मुझे दावत और टिकट भेज दिया। तो मैं फिर वहाँ चला गया। मैंने समवेयर इट इज सितंबर और 2005 की बात। उसके अंदर दुनिया भर की अब जो इंटेलिजेंस बरादरी थी, साबका मोसाद थी, XKGB के लोग थे, 40 आदमी XKGB के लोग आए हुए। वहाँ पर एक खातून ने, मैं उस डेलीगेशन में मैं अकेला नहीं गया था पाकिस्तान से, मेरे साथ में जनरल तलत मसूद थे जो कि रिटायर हुए भी 10 साल हो गए थे। वो बड़े मशहूर दानिश्वर हैं और वो मुझसे भी सीनियर हैं, उस वक्त भी सीनियर थे।
और नजमुद्दीन शेख साहब जो हमारे सेक्रेटरी खारजा रहे हैं साहब वो थे, और जो हमारे पाकिस्तान के यूएनओ में नुमाइंदा थे वो साथ थे उस वक्त में। हम ये सब के सब ये 3 आदमी वहाँ गए थे। अच्छा, अब हमने ये सवाल किया कि हमें क्यों बुलाया गया है, ये तो सारी इंटेलिजेंस बिरादरी बैठी है, हम 3 आदमियों को क्यों बुलाया गया? तो वो देख बताइए, हमने सोचा, हमें ये जब सारा हमने सुन लिया बात को, हमें ये बताने के लिए बताया गया है कि साहब आप जो है दहशतगर्दी का गढ़ है पाकिस्तान और आप सीधे हो जाओ, यानी हमारा अपना ये डिसीजन था। तो इसके बाद में मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, जो पहले सेशन में मेरी तकरीर थी जो ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद में इजराइलियों का सेशन आया, उनकी तकरीर ख़त्म हो गई, उसमें पाकिस्तानी के जनरल तलत मसूद बोले उनके जवाब में। तो यूँ चलता रह गया, यहाँ तक कि शाम हो गई, रात हो गई। तो एक खातून जो स्पीकर थी, जो कि रशियन थी, वो क्या करती थी कि ये रशियन जितने भी आए थे कि सब के सब पहले रशियन ज़बान में बोलते थे, फिर इंग्लिश में उसका तर्जुमा होता था। यानी 20 मिनट की तकरीर 40 मिनट आपको देने पड़ते थे उसके। उसमें उस औरत ने, उस स्पीकर ने ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर को तबाह करने वाला, तोड़ने वाला पाकिस्तान है। मिर्जा साहब देखिए, मिर्जा साहब आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन देखिए सर, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे लिए ये समझना जरूरी है कि इस पूरे विवाद में हामिद अंसारी कहाँ से आ गए सर? उनके न्योते पर क्या आप भारत आए थे? ये क्लैरिटी दे दीजिए मुझे। मैं आपसे सिर्फ क्लैरिटी ये दे रहा हूँ कि हामिद अंसारी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि उस सेमिनार में मैं गया जिस सेमिनार की वो इनॉग्रेशन करके चले गए। अब बात, अगर यहाँ बात खत्म कर जाती हैं, अब और कोई सवाल करना चाहती कर लीजिए। पाकिस्तान में बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं, जिस पर आप कॉलम लिखते रहते हैं, और उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं कि जापान में सुनामी के लिए अमेरिका जिम्मेदार, पाकिस्तान में भूकंप के लिए अमेरिका जिम्मेदार, मुंबई के हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार। तो आप मेरी बात सुने ना, आप पढ़ी लिखी हैं खातून हैं, आप गूगल पे जाएं और मिलिट्री हार्प लिखें, मिलिट्री HAARP, उस पर आपको पता चल जाएगा कि मैं साजिश थोड़ी कर रहा हूँ या मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ। उसमें पेटेंट नंबर तक मौजूद है हार्प का। कुल मिलाकर इस छोटी सी बातचीत में एक ही बात उन्होंने साफ की है, वो ये कि हामिद अंसारी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं नुसरत मिर्जा, और ना ही उनके कहने पर वो हिंदुस्तान आए थे, ये साफ कर दिया गया है। नुसरत मिर्जा वही पाकिस्तानी पत्रकार जिनके एक बयान के बाद, यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद हिंदुस्तान में भूचाल आ गया। बीजेपी ने हामिद अंसारी को लेकर सवाल उठाए, कांग्रेस पर सवाल उठाए। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते हैं, और ऐसे किसी कार्यक्रम में अगर हम मंच साझा करते हैं तो वो सरकार और मंत्रालय से जुड़े हुए लोग तय करते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन आएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।